नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कालाढूंगी विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहली बार आगमन हुआ और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत के अलावा बीजेपी के अन्य पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 95 करोड़ की 36 योजनाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य, सड़क, मंडी निर्माण के अलावा पेयजल योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। पिछले अनेकों समय से, अनेकों कालखंडों से लगातार कालाढूंगी विधानसभा के सभी कार्यों को, और भगत जी कह रहे थे घोषणा कर दो, एक दो घोषणा यहाँ कर भी देंगे, ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक यहाँ का एक एक काम नहीं हो जाता है। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बंशीधर भगत जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी, भाई खिलेंद्र चौधरी जी, विधायक नैनीताल बहन सरिता आर्या जी, विधायक हमारे लोकप्रिय विधायक रामनगर आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष पुष्कर कतुरिया जी, हमारे हल्द्वानी के मेयर भाई जोगेंद्र रोतेला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन बेला तोलिया जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भाई आनंद धर्मवाल जी, प्रदेश के मंत्री राकेश नैनवाल जी, हमारे जिले के यहाँ के सह प्रभारी भाई विवेक सक्सेना जी, हमारे वरिष्ठ नेता और अनुशासन समिति के अध्यक्ष आदरणीय दीपक मेहरा जी, जिला महामंत्री भाई रंजन बरगली जी, नवीन भट्ट जी, अध्यक्ष कालाढूंगी मंडल विक्रम जंतवाल जी, कोटावाड़ मंडल जोगा मेहरा जी, लामाचौड़ मंडल धीरज पांडे जी, मुखानी मंडल राजेंद्र नेगी जी, एवं बिठोरिया मंडल के सुरेश गौड़ जी, एवं मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे इस कुमाऊं के आईजी श्री नीलेश भरने जी, जिलाधिकारी श्री धीरज जी और एसएसपी श्री पंकज भट्ट जी, एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो ये देख रहा हूं कि लगभग 2 घंटे अब इस कार्यक्रम को प्रारंभ हुए हो गए हैं। पिछले वहीं उत्तराखंड सरकार पिछले कुछ समय से अवैध मज़ारों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिसके चलते सीएम धामी ने कहा कि भूमि पर अवैध तरीके से मज़ारें बनाई गई हैं। सरकार ने अब तक 102 मज़ारों को तोड़ा है, जो गलत तरीके से सरकारी भूमि को अतिक्रमण करके बनाई गई। वहीं मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद पर कहा कि वन विभाग, राजस्व, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी या इसके अलावा किसी भी सरकारी जमीनों पर अगर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया होगा तो उसको अतिक्रमणकारी खुद हटा ले या फिर सरकार उसको हटाएगी। मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो भी अतिक्रमण है हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएं। देहरादून जिले में स्थित त्यूणु क्षेत्र के अंतर्गत मकान में गैस सिलेंडर फटने के कारण आग लगने से हड़कंप किया। बता दें कि मकान लकड़ी का बना होने के कारण दमकल के वाहनों के पहुंचने तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण 2 परिवारों के 4 मासूमों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, तो वहीं सीएम धामी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान देर रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने राहत और बचाव कार्यों का भी जायजा लिया। वहीं अग्निकांड मामले में नायब तहसीलदार सस्पेंड हुए और अग्निकांड मामले में मौके पर पहुंचे डीआईजी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि मामले में फायर केंद्रों के नोडल समेत 4 कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। डीएम सोनिका ने बताया कि परिजनों को सीएम राहत कोष से सीएम साहब के निर्देशों पर 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी।
तो अग्निकांड मामले में आर्थिक मदद देने का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है। पीड़ित को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और अधिकारियों को तत्परता से काम करने के निर्देश भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। इस हादसे के बाद में मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है। साथ ही फायरकर्मी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। वहीं पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने घटना की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक फायर निवेदिता कुकरेती को सौंपी है। घटना की जांच प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए। साथ ही जांच रिपोर्ट में किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की कमी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सायंकाल को ट्यूनी में जो आगजनी की घटना हुई थी, उसमें लापरवाही के आरोप में जो ट्यूनी में जो फायर यूनिट प्रभारी सहित 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसकी जांच जो है डीआईजी रैंक के अधिकारी करेंगी और वो रिपोर्ट देकर के जो भी फर्दर इसमें कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी प्रत्येक डिसीज्ड के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है और डीएम देहरादून के स्तर से भी अपने राजस्व कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। अभी स्थिति सामान्य है। जो जाम लगा था जाम खुल गया है और जो इसमें जो 4 डिसीज थे जो इनका अंदर कमरे में होने बताया गया था, उसमें से 2 की डेड बॉडी रिकवर किया गया। उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम के साथ साथ किया गया है। 2 अन्य की जो है रिकवरी के प्रयास अभी हम लोग हमारी एसडीआरएफ, फायर सर्विस और थाना पुलिस कर रही है। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। आईआरसीटीसी की ओर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल का ट्रायल किया जा रहा है। 90% टिकटों की बुकिंग आईआरसीटीसी के माध्यम से ही होगी, जबकि इमरजेंसी कोटे के तहत 10% टिकटों की बुकिंग ऑफलाइन की जाएगी। बता दें कि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ सी रविशंकर से खास बातचीत की। वो आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 तारीख से हो रही है और हेली सर्विसेज पर इस बार बहुत फोकस किया गया है। आईआरसीटीसी जैसी वेबसाइट को एंगेज किया गया है टिकटिंग के लिए। हमारे साथ यूकाडा के चीफ रविशंकर साहब हैं, बातचीत करते हैं। सर, हेली सर्विसेज की जरूरत सबको है यात्रा में और शिकायत भी उसी को लेकर सबसे ज्यादा है, तो इस बार सर आप लोगों ने कई बड़े चेंजेस किए हैं, वो क्या क्या सर हैं जो आप आम पब्लिक को बताना चाहते हैं? इस बार जो है IRCTC heliYatra.co.in करके जो है एक वेबसाइट है जो IRCTC के माध्यम से बनाया है। उसी से जो है इस बार टिकट बुकिंग शुरू होगा। तो अभी जो है परसों 8 तारीख को 8 अप्रैल को ये बुकिंग हम खोल रहे हैं। पहला चरण में जो है अप्रैल महीने का जो है बुकिंग इसमें खोल रहे हैं, क्योंकि शुरुआत है तो टेस्टिंग फेज के रूप में हम देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक चलेगा तो फिर हम मई महीने का भी बुकिंग जो है कमिंग डेज में शुरू करेंगे। सर, इस बार क्या डायनेमिक प्राइसिंग भी हो रही है और क्या कुछ टिकट रिजर्व भी रखे जा रहे हैं? इस बार जो है हम डायनेमिक प्राइसिंग भी इसमें विचार किया है, क्योंकि यहाँ पे केदारनाथ यात्रा में काफ़ी डिमांड है, बट सप्लाई जो है एक सीमित रखा हुआ है, क्योंकि DGCA का मानक भी है एट ए टाइम मैक्सिमम 6 हेलीकॉप्टर जो है उस वैली में फ्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए एक दिन में मैक्सिमम कितना फ्लाई हो सकता है, कितना पैसेंजर जा सकते हैं ऑलरेडी निर्धारित है, मगर डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है हम बाकी जैसे एयरपोर्ट जो फ्लाइट्स का जो बुकिंग करते हैं तो उसी प्रकार का सिस्टम को यहाँ पे लाए हैं। तो डिमांड के अनुसार टिकट भी थोड़ा जो है डायनेमिकली वैरी करेगा। सर, इस बार ये भी व्यवस्था की गई है कि पहले हम देखते थे कि हेलीपैड पर जिनको नहीं जाना होता था या जिनकी बुकिंग बात को होती थी वो भी अनावश्यक रूप से भीड़ लगा लेते थे और इससे खतरे का भी एक आशंका बनी रहती थी और पूर्व में कुछ हादसे भी हुए हैं। तो हेलीपोर्ट्स को भी आप लोगों ने सुरक्षित किया है ताकि वही व्यक्ति जा सके जिसका टिकट है या जिसकी फ्लाई होने को है। इस बार जो है मैक्सिमम मोर देन 90% जो है टिकट्स ऑनलाइन में IRCTC के माध्यम से बुक होगा और जिनका टिकट वहाँ बुक हुआ है वो एक वैलिड टिकट लेकर के आएंगे। उसमें QR कोड जो है उसमें उल्लिखित होगा और कोई भी टिकट लेकर के आएंगे उनका जो है QR कोड स्कैन करने के बाद ही हम हेलीपैड के अंदर जाने देंगे। तो इससे ये प्रयास रहेगा कि केवल जो है सही टिकट धारक ही अंदर जा पाएंगे, बाकी नहीं जा पाएंगे। और जो कुछ प्रतिशत जो टिकट यहाँ अगर बुक नहीं हो पा रहा है या कोई बच गया
वो हम ऑफलाइन काउंटर में भी उसका जो है टिकट का सेल करने का प्रक्रिया रखे हैं, मगर उस टिकट में भी वो QR कोड रहेगा ताकि केवल जो सही टिकट धारक ही जो है अंदर हेलीपैड के अंदर जा सकते हैं। तो आप थे यूकाडा के चीफ श्री रविशंकर साहब, जिन्होंने बहुत साफ कहा है कि हर बार जो हेली सर्विसेज में शिकायतें होती थीं उसको दूर करने के लिए IRCTC जैसी बड़ी वेबसाइट का सहारा लिया गया है और अनावश्यक रूप से हेलीपैड पर लोग ना आए, भीड़ न हो, ये भी प्रावधान किया गया है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं हरिद्वार में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि यशपाल आर्य ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, मगर सरकार की तैयारियां अब तक पूरी नहीं है। हरिद्वार में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, फ्लाईओवर का कार्य नहीं हो पा रहा, जिससे स्थानीय निवासियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तैयारियां हैं, सरकार कितनी गंभीर है, प्रशासन किसमें कितना सचेत है, इसकी तो बानगी है। अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी। आवाजाही में घंटों लग रहे हैं, जाम पूरा शहर में जाम है, जो मुख्य सड़क है वहाँ जाम है। मुझे भी आने में काफ़ी समय लगा है। ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जो फ्लाईओवर हैं उसके दोनों ओर दीवारें लगा दी गई हैं। तैयारियां वहीं देहरादून में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जहां 3500 फोर्थ क्लास कर्मचारियों और 950 CRP BRP के आउटसोर्स से नियुक्ति की जाएगी, तो वहीं मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम को भी वित्त से मंजूरी दे दी गई है। करीब 70 करोड़ रुपए खर्च कर बच्चों को ये राशि मिलेगी। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि इसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। जल्द इस संबंध में शासनादेश हो जाएगा। शिक्षा विभाग में पूर्व में CRP BRP के पदों पर शिक्षकों की तैनाती की गई थी। शिक्षकों की इन पदों पर तैनाती से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर इसका असर पड़ा, तो विभाग की ओर से शिक्षकों को वापस मूल तैनाती पर भेज दिया गया। उस दौरान विभाग को इन शिक्षकों को मूल तैनाती पर भेजने के लिए खासी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। 4 महत्वपूर्ण मुद्दे शिक्षा विभाग संबंधित है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि जो मेधावी बच्चे हैं उन पे हम लोग छात्रवृत्ति देंगे। उसमें आज अपर मुख्य सचिव महोदय वित्त के यहाँ बैठक थी, जिसमें इस बात पे लगभग सहमति बन गई है और कुछ जो हमने प्रस्ताव भेजा था उसमें संशोधन करके दोबारा प्रस्ताव भेजना है। इसके अलावा जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद थे उनमें भी 3500 पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करने की भी उसमें सहमति व्यक्त की गई है। वहीं देहरादून में शिक्षा का नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच एक नई बहस भी शुरू हो गई है, जिसमें स्कूलों की किताबों से मुगलकालीन इतिहास को हटाने की बात चल रही है। कई राज्यों में इसका आकलन भी शुरू हो चुका है। बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये उचित विचार है जिसमें निर्णय लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कई वीरों की शहादत के बाद देश को आज़ादी मिली है, ऐसे में उन आज़ादी के नायकों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, न कि मुगलकालीन इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। हैं उनको हटाना चाहिए। आज हमारा देश आज़ाद है, बड़े संघर्ष के बाद, बड़े लोगों के बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो गुलामी के इतिहास को तो हटना ही चाहिए। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मेले के आयोजन को लेकर मंथन हुआ। इस बीच कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड भारत देश का पहला राज्य है जहां पर मंडुवे का समर्थन मूल्य भी घोषित हो चुका है। इसी प्रकार से राज्य के किसानों से मोटे अनाज को लेकर और विस्तृत रूप में पैदावार करने की मांग की जा रही है, जिससे किसानों की दशा और दिशा बेहतर हो सके। आज वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित हुआ है, वो मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। जो यूएनओ के अंदर मोदी जी ने इस प्रस्ताव को रखा, 72 देशों ने इसका समर्थन किया और आज हम 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर 18 तारीख को एक विशाल कॉन्क्लेव वहां पर हुई थी। आज वर्ष वहीं देहरादून में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर किसी भी अभिभावक को कोई दिक्कत है तो वो मुझे पत्र लिखकर दें, क्योंकि प्रदेश भर के स्कूलों में NCERT की किताबें लागू की गई हैं और अगर कोई स्कूल उन्हें छोड़कर अन्य किताब में पढ़ा रहा है तो अभिभावक मेरे से इसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हमसे शिकायत करता है तो हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं
प्राइवेट स्कूलों का जो सिलेबस है वो अलग अलग बोर्डों के द्वारा संचालित होता है। कोई आईसीएसई बोर्ड के हैं, कोई उत्तराखंड बोर्ड के हैं, कोई भारतीय शिक्षा बोर्ड के हैं, कोई संस्कृत बोर्ड से हैं, कोई मदरसा बोर्ड से हैं। तो लगभग 5-6 बोर्डों के जो है हमारे यहाँ स्कूलें संचालित होते हैं। और पूरे प्रदेश में पिछली सरकार में और इस सरकार में हमने तय किया है कि किताबें जो है सबको जो है एनसीईआरटी की खरीदनी है। वहीं लक्सर में एक निजी औद्योगिक संस्थान प्रबंधन के खिलाफ उसके पूर्व कर्मचारी एक बार फिर से धरना प्रदर्शन को अंजाम देना शुरू कर चुके हैं। दरअसल लक्सर के एक टायर निर्माण संबंधित औद्योगिक संस्थान प्रबंधन के खिलाफ संस्थान के ही कुछ पूर्व कर्मचारियों ने पुरकाजी मार्ग पर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। बता दें कि संस्थान के पूर्व कर्मचारियों ने संस्थान प्रबंधन से उन्हें पुनः भर्ती किए जाने की मांग की है। कंपनी से जो बात हुई अभी, उन्होंने तो हमारे प्रति बिल्कुल मना कर दिया और हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हम अंदर नहीं लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसमें हम वीआरएस इन लोगों ने नहीं दिया, इन लोगों ने केवल वीएसएस दे रखा है हम, जिससे हमारा एक सेटलमेंट हुआ था इनके साथ कि अभी मैन पावर कम कर देंगे। कंपनी ने हमें झांसा दिया। कंपनी से जो हमें पता चला है अंदर 500 वैकेंसी निकली है, एक 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट में अंदर डाला है कंपनी ने, उसमें इनको आवश्यकता है, इन्होंने 500 की भर्ती निकाली है। और जब हमें वीएसएस दिया था तो इन्होंने कहा था कि जब आपकी हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको सबसे पहले आप। विकासनगर के तीनों क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के गुर्जरों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि केवल जातिवाद के नाम पर उनके साथ 8 मदरसों को तोड़ दिया गया, जिसकी आज़ादी भारत का संविधान नहीं देता है। अपनी इसी बात को लेकर मुस्लिम समुदाय ने एसपी सिटी सरिता डोभाल को भी ज्ञापन सौंपा। वहीं एसपी सिटी ने भी समुदाय को कहा कि ऐसा करने वाले पर कानून अपने ढंग से कार्रवाई करेगा और उन्हें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ के किसी बाशिंदे ने, जो मुस्लिम अकलियत वहाँ रहती है, उसको धमकी दी है कि 10 तारीख तक आप लोग इस जगह को खाली कर दो वरना मैं आग लगा दूंगा। इस किस्म की धमकियां मतलब दी जा रही हैं। भला क्यों और क्या मतलब है उसका आग लगाने का? वो कौन होता है, समझे? तो हिंदुस्तान में तो सभी को रहने का हक है। वहाँ के नहीं है, ये वहाँ की सच्चाई है। त्यूनी में जो गुर्जर जाति है, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनके 6 या 7 मदरसों को तोड़ दिया गया है। और ये भारत का संविधान हर हिंदुस्तानी बाशिंदे को हक देता है कि वो अपने मजहब के रिचुअल्स को माने, पूजा करे, नमाज पढ़े। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुसलमानों में जो मस्जिद है वो नमाज का एक केंद्र है, वहाँ पर 7 मदरसों को तोड़ दिया गया, सिर्फ किस नाम पर? जिहाद के नाम पर। पुलिस ने उत्तराखंड के मशहूर क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि भारत के एक स्टार महिला क्रिकेटर के कोच रहे नरेंद्र शाह का अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर कानूनी कार्रवाई का दबाव था, जिसके चलते पुलिस ने गिरफ्तारी की। वहीं बताया जा रहा है कि अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद नरेंद्र शाह दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए थे। वहीं भर्ती आरोपी कोच पर नजर रखने के लिए पुलिस का एक जवान भी तैनात किया गया था। लक्सर में एडवोकेट बार एसोसिएशन नामक अधिवक्ता संगठन ने पहली बार मासिक स्तरीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार, संगठन सचिव मुकेश सैनी के अलावा अन्य पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जूनियर और युवा अधिवक्ताओं को कानून की जानकारियां दी, साथ ही न्यायिक अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए ड्रेस कोड और न्यायालय कक्ष में नियमित व्यवहार रखने की हिदायत दी। हमने महासभा की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें जो जूनियर अधिवक्ता है उन्हें सीनियर अधिवक्ता कानून के बारे में जानकारी देने के लिए थे। और उसमें हमने जूनियर अधिवक्ताओं को अनुशासन में रहने के भी उसमें वो गुर सिखाए हैं, और जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं उन्होंने भी उन्हें कानून के बारे में जानकारी दी। जो युवा लड़के हैं उन्हें ये बताया गया कि कोर्ट में आपको अनुशासन में रहना है। सीनियर जो रहते हैं जैसे कि उनका मान सम्मान करना है, कोर्ट में कैसे जाना है, कैसे वहाँ बातचीत करनी है, क्या हमारा प्रोजेक्ट है। ये हमारा ये मानना है कि सब जो युवा लड़के हैं, हम लोग अध्यक्ष जी, मैं, सचिव और उपाध्यक्ष महोदय सब उन्हें साथ लेकर चलते हैं और ये बताया जाए कि मान सम्मान
किया। मसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 12 महिला चिकित्सा अधिकारियों सहित कुल 56 सहायक सेनानी विकल अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। इन चिकित्सा अधिकारियों को कठोर और प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चलाना, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानवाधिकार जैसे सैन्य और पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। थैंक्स टू माय इंस्ट्रक्टर एंड ऑल उस्ताद और सर जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। थैंक यू ऑल स्टाफ एंड सर, थैंक यू। ये हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार हुई है कि हम जो है हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। या वी आर रेडी इन बोथ द केसेस। वी आर रेडी इवन फॉर मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड इन द हिली टेरेन। सो द टेरेन इन ITBP इज क्वाइट टफ। ये ट्रेनिंग हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। जब इंडक्शन होता है तो ये खास तौर से डॉक्टर्स हैं, अब आपने देखा होगा कि दे आर प्रोफेशनली, मेडिकल प्रोफेशन है इनका। अब इनको यूनिफॉर्म में डालने के लिए बड़े अथक प्रयास की ज़रूरत होती है और एकेडमी इज़ द राइट प्लेस। वहीं लक्सर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लगभग 1 साल के बाद पुलिस द्वारा लाया गया एक अपराधी रूटीन टेस्टिंग के दौरान कोरोना पॉजिटिव निकल आया। पुलिस के मुताबिक वारंटी अभियुक्त को न्यायालय में पेशी के बाद जमानत प्राप्त हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना काल से लागू अनिवार्य गाइडलाइन के अंतर्गत कोरोना से ग्रसित वारंटी अभियुक्त का नाम और पहचान पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया है। पुलिस हमारे ब्लॉक लेवल में लगी थी उसका मेडिकल कराने के लिए कि उसे कोर्ट में पेश किया जाए। उसके अंतर्गत हमारा जो प्रोटोकॉल रहता है हम कोविड की जांच करते हैं। कोई सिम्टम नहीं थे लेकिन एक रूटीन चेकअप के लिए उसका हमने कोविड की जांच की जिसको पॉजिटिव पाया गया और अभी वो पुलिस के उसमें ही है और इसकी रिपोर्ट हमने डिस्ट्रिक्ट में कर दी है। उसके अंतर्गत बस हमारा यही है कि जिसको भी सिम्टम आ रहे हैं वो ब्लॉक में या CSC लेवल में आके अपनी जांच करवा लीजिए और दवाइयाँ करेंगे। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनपद पौड़ी में भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस CMO रमेश ने बताया कि पिछले हफ्ते जनपद में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी, जिसको लेकर हमने पूरी सतर्कता बरती थी। वहीं डॉक्टर कुंवर ने बताया कि दोनों ही मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ ही दोनों को घर में ही आइसोलेट भी कर दिया गया था और इनका इलाज भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के मद्देनजर जनपद पौड़ी में 866 बेड उपलब्ध है और इन सभी में ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। पिछले हफ्ते लगभग 2 केसेस आए थे, तो 2 केसेस एक आपका इधर कलजी खाल ब्लॉक का है और एक केस पाबो का है। और जो कलजी खाल ब्लॉक का जो केस है वो अगरोड़ों का केस था और दोनों में कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री तो है नहीं और माइल्ड साइन सिम्टम्स हैं इनके। तो इनका शुरुआत में इनका एंटीजन टेस्ट कर दिया गया था जिसमें पॉजिटिव पाए गए थे, तो इनको ट्रीटमेंट देकर आइसोलेशन में रख दिया गया है। और जनपद की तैयारियों के बारे में बात करें तो जनपद में लगभग कोविड के लिए अभी 866 बेड हमारे पास कोविड के हैं। जो पिछले हफ्ते मौसम विभाग ने अगले 2 हफ्तों में तापमान के बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। हालांकि पिछले दिनों देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिली है, लेकिन अब मौसम विभाग आने वाले 2 हफ्तों के दौरान मौसम के साफ रहने का भी अनुमान लगा रहा है। बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 9 और 10 अप्रैल को हल्की बूंदाबांदी के थोड़े आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी से जहां तापमान गिर रहा था, वहीं अब तापमान में इजाफा दर्ज किया जाएगा। निदेशक मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में गर्मी अपना सितम दिखाएगी। 20 अप्रैल तक मौसम पूरी तरह साफ रहने और तापमान में इजाफा होने से लोगों को अब गर्मी का एहसास होगा, जबकि 20 अप्रैल के बाद एक बार फिर बूंदाबांदी हो सकती है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि दिन भर में इतना ही। नमस्कार।